हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि है ग्लोबलाइजेशन। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली हेडिंग है हमारी ग्लोबलाइजेशन। जान लेते हैं आखिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनीशन, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कई बार डेफिनीशन पूछी गई है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली द फ्लो। ठीक है, फ्लो चार चीज़ों का। कौन सी चार चीज़ें? आइडियाज़, कैपिटल मीन्स मनी, कमोडिटीज़ मतलब गुड्स, एंड पीपल। ठीक है, तो इन चार चीज़ों का जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये एग्जाम में भी आपके कई बार पूछा गया है, दोनों ही इफेक्ट्स। ठीक है, कभी कभी दोनों इफेक्ट्स पूछा गया है अलग अलग करके, और कभी कभी सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न वर्ल्ड या टुडेज वर्ल्ड पे क्या है। ठीक है, तो वो ऐसे करके पूछा गया है। चलिए जान लेते हैं क्या है इफेक्ट्स। पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? पहला पॉइंट हमारा है मोर चॉइसेस आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है किसको? कंज्यूमर क्लास को, यानी कि हमको। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की भरमार है। कोई भी प्रोडक्ट आज के प्रेजेंट टाइम में आप मार्केट लेने जाते हैं तो उस सेम प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। एग्जाम्पल आप किसी भी प्रोडक्ट का ले सकते हैं, जैसे पेस्ट है। सारे पेस्ट काम तो एक ही करते हैं, ठीक है, बट उन पेस्ट को बनाने की कंपनियां कितनी सारी हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड देखते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, डेवलप हुई है पहले के मुकाबले आज के प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं नेटवर्क का। ठीक है, पहले 3G था, उससे पहले 2G था, अब आज के प्रेजेंट टाइम में 4G चल रहा है। अब अपग्रेडेशन हो रहा है किसके ऊपर? 5G के ऊपर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली भी हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये भी किसके इफेक्ट हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन चीज़ों में भी क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, बाहर से आए हुए लोग आज इंडिया में क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और कर भी रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, फॉरेन से आई हुई यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है? प्रमोट्स वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीस और यूनिटी भी प्रमोट हुई है, ठीक है, पहले के मुकाबले। देखिए, ग्लोबलाइजेशन पहले के टाइम में भी था और आज के भी टाइम में है। पहले के टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस क्या है? जिस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिस लेवल का फ्लो हो रहा है इन चार चीज़ों का, वो उतना पहले नहीं था, बस इतना डिफरेंस है। निगेटिव इफेक्ट्स हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के। निगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? जॉब इनसिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा निगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अब इसे समझ लेते हैं। जॉब इनसिक्योर हो गई हैं। ठीक है, इनसिक्योर कैसे हो गई हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गए हुए हैं, इंटरव्यू आपने दिया। ठीक है, और उसी कंपनी में जो है आपका कोई एक दूसरा बंदा आया है जो दूसरी कंट्री से है, मान लीजिए बांग्लादेश से है। ठीक है, और वो भी दे रहा है। ठीक है, और दोनों का ही इंटरव्यू क्लियर हो गया है, और यहाँ पे जो सैलरी ऑफ़र की गई है, ठीक है, वो मान लीजिए 20,000 है। ठीक है, बट आप 20,000 में काम करने के लिए नहीं तैयार हैं, बट जो बंदा बांग्लादेश से आया है, ठीक है, वो 20,000 में काम करने के लिए तैयार है। तो क्या है, देखिए, बाहर से आए हुए लोगों ने क्या किया? ठीक है, आपकी जॉब को टेक ओवर कर लिया। तो इससे क्या हुई? जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई। ठीक है, यही हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की जो जॉब है वो इनसिक्योर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाहर से आए हुए बंदे क्या कर रहे हैं? कम पे काम करने के लिए तैयार हैं।
ठीक है। मान लीजिए अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें वो बांग्लादेशी बंदा ना होता, इंडिया का ही होता, ठीक है, तो वो भी 20,000 ही बोलता, तो कंपनी को आपको 20,000 से ऊपर सैलरी देनी पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कल्चरल लॉस, ठीक है। कल्चर का भी लॉस हो रहा है, हम अपने कल्चर को क्या है भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका देखिए वैलेंटाइन डे है, इंडिया का तो है नहीं है, ये बाहर से ही आया है, बाहर की ही देन है, ठीक है। जीन्स वगैरह हमारे वहाँ नहीं चलते थे, ये भी बाहर की ही देन है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ की। थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है। कंपटीशन मार्केट में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किन चीज़ों में, हर चीज़ में, ठीक है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने बताया चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, सेम प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो जिससे हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर से आया हुआ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कम दामों पे मिलता है और हमारे वहाँ जो इंडिया के मेड हैं, ठीक है, वो काफ़ी उनके प्राइसेस हाई होते हैं। इसका एग्जांपल आप जो दिवाली के टाइम लाइट्स मिलती हैं, ठीक है, जो आप लड़ी लगाते हैं, लाइट जलाते हैं, ठीक है, उससे ही ले सकते हैं। दुकान वाले मेड इन इंडिया बोलकर उसके रेट हाई देते हैं और ये चाइना का है तो ये सस्ता मिलता है। तो क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज क्या हैं। पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या है, टेक्नोलॉजी। पहले के मुकाबले अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है टेक्नोलॉजी। आज आप जो है आसानी से एक जगह यहाँ बैठे हुए हैं और आपको किसी से बात करनी है जो अमेरिका में है इतनी दूर, ठीक है, तो जस्ट कुछ नंबर आपको डायल करने हैं और आपकी बात हो जाएगी, हाँ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ द लेबर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। मोबिलिटी मीन्स आप जानते हैं मूवमेंट होता है, ठीक है। लेबर आजकल आसानी से, ठीक है, कई किलोमीटर्स दूर ट्रैवल कर जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है, रोज़ अप एंड डाउन करते हैं कई किलोमीटर्स, ठीक है। इम्प्रूव्ड कैपिटल मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इम्प्रूव हो गया है। वो कैसे, इतनी सारी देखिए एग्जांपल ले लीजिए आप कोई भी ऐप का, ठीक है, झट से स्कैन किया तुरंत आपका जो है अकाउंट से बैलेंस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मनी का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखिए इम्प्रूव हो गया है पहले के मुकाबले। पहले सब कुछ कैश में चलता था बट अब सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, तो कैपिटल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, फास्ट और इजी हो गया है, ठीक है। रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, देखिए कुछ भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो उनके ऊपर बैरियर्स लगते थे, अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगते थे, ठीक है। उन टैक्सेस को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उन बैरियर्स को कम कर दिया गया है, ठीक है। बैरियर्स को कभी भी, ट्रेड बैरियर्स को कभी भी पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है, ठीक है, सिर्फ उनको कम किया जाता है। तो आज के टाइम में क्या किया गया है, ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया गया है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ठीक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं या कॉज हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जान लेते हैं पॉलिटिकली क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है क्या, रिजल्ट या आउटकम आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। स्टेट की कैपेसिटी में क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है पहले के मुकाबले, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले देखिए गवर्नमेंट क्या होती थी, एक वेलफेयर स्टेट होती थी,
बट आज के टाइम में क्या हो गई है, मिनिमलिस्ट स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट में देखिए हर चीज़, पहले की जो सरकार होती थी वो हर चीज़ को कवर अप करती थी। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग भी लोगों का देखती थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखती थी, सोशली भी जो है सपोर्ट करती थी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करती ही थी, उनके साथ साथ हर एक पहलू पे भी सरकार ध्यान देती थी। बट आज के टाइम में क्या हुआ है, सरकार वेलफेयर स्टेट से हटाकर मिनिमलिस्ट स्टेट पे आ गई है, यानी कि उसके काम क्या हो गए हैं, मिनिमम हो गए हैं। मिनिमम मतलब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करती है, बाकी किसी भी चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये पॉइंट्स जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए हैं, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव क्या है। ठीक है, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टेट इज बेटर एबल टू रूल। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से क्या हेल्प मिली है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से रूल कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि अब आज के टाइम में देखिए जैसे आधार कार्ड बन गया है, हर एक इंसान का जो डेटा है वो सरकार के पास फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, सीधे आधार नंबर डालेगी और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेगी। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, उसी की वजह से तो सरकार अच्छे से देख और रेगुलेट कर पा रही है, सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से सरकार अच्छी तरह से रूल कर पा रही है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रेड जो हुआ है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कमोडिटीज़ में जो ट्रेड हो रहा है, जो भी चीज़ें आ जा रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, अब सेकंड देखिए जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, पैसे का जो आना जाना है, ठीक है, उसके ऊपर जो लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको भी कम कर दिया गया है। ठीक है, पहले के आज के टाइम में क्या है, अब कोई भी बंदा है जो बाहर दूसरे देश में रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे 1000 करोड़ का कोई प्लांट लगाना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप आइए, लगाइए, बिजनेस करिए। ठीक है, हम इनवाइट करते हैं ऐसे लोगों को, पर पहले ऐसा नहीं था। थर्ड पॉइंट, ठीक है, अगर हम रोल की बात करें, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के रोल की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में इन सब का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट सेक्शन, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के एक लास्ट सेक्शन की, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, ज़्यादातर लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉजिटिव। अब देख लेते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एलीट ग्रुप्स को ही हो रहा है। जो सोसाइटी के एलीट ग्रुप्स हैं, हाई क्लास ग्रुप हैं, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है और वहीं डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, डिस्पैरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, सोसाइटी के जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब रिच रिच होता चला जा रहा है और पुअर पुअर होता चला जा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट डज नॉट हैव इक्वलिटी एट पावर मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ये क्या है कि देखिए कंट्रीज ने क्या किया है, ठीक है, हर चीज़ का मूवमेंट तो ठीक है आप कर सकते हैं एक्सेप्ट पीपल, इसमें इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, कहीं भी आप जो है ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पर क्या लगता है, वीज़ा लगता है। ठीक है, बिना वीज़ा के आप किसी भी कंट्री में एंटर नहीं कर सकते हैं, और हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें कि कहा जाता है यूएस की काफ़ी स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी है। तो जो मूवमेंट ऑफ द पीपल है अक्रॉस द ग्लोब, उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, वीज़ा पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जान लेते हैं आखिर कल्चरली क्या रिजल्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का कल्चर के ऊपर। ठीक है, इट लीड्स टू राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। कल्चर कैसा होता चला जा रहा है, यूनिफॉर्म, एक जैसा कल्चर होता चला जा रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया का धीरे धीरे करके। ग्लोबल कल्चर इज इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या किया जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को ही पूरी दुनिया के ऊपर क्या किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या ब्लू जीन्स पहनना फैशन हो गया है। ठीक है, पर क्या हमारे वहाँ ब्लू जीन्स चलती थी, नहीं, हमारे वहाँ तो जीन्स वगैरह चलती ही नहीं थी। ठीक है, बर्गर ये भी बाहर की ही देन है, तो ये उनके कल्चर में था, बट अब हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या कल्चर के ऊपर हम सारे के सारे नेगेटिव हैं, नहीं, कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है वो हम देख लेते हैं। टाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन लार्ज अवर चॉइसेस, ऐसा नहीं है जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा ही क्या हो, नेगेटिव हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी चॉइसेस को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे कि हम अपने कल्चर को भी ना भूलें और साथ ही साथ दूसरे कल्चर को भी क्या अडॉप्ट करें, दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड चलाएं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या है। जैसे किसी को मसाला डोसा खाना है, ठीक है, तो वो मसाला डोसा ही ऑर्डर करेगा। अगर किसको बर्गर खाना है तो वो बर्गर ही ऑर्डर करेगा। मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट अगर बर्गर हम कहें तो वो नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, ब्लू जीन्स विद कुर्तास। ठीक है, ब्लू जीन्स तो हम पहनते ही हैं, साथ में हम क्या कर सकते हैं, खादी कुर्तास पहन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों एग्जांपल्स में कि ये दोनों ही एग्जांपल्स में ये एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। मसाला डोसा का बर्गर तो सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों ही कल्चर, ठीक है, हमारा कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों ही साइड बाय साइड चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं आखिर ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा है। तो सबसे बड़ा असर हमारे जॉब्स पे पड़ा है। ठीक है, जैसा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गई है। ठीक है, तो बाहर से आई हैं जो एमएनसीज, उनकी वजह से यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, काफ़ी लोगों को जॉब्स मिली हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि नई नई एमएनसीज यहाँ पर खुली हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ जो बदली गई हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अब दूसरे देशों से लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है, चीप लेबर है। ठीक है, उसका रीज़न है। और क्या इम्पैक्ट हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इंडिया खुद भी जो है क्या कर रहा है, कुछ अपनी कंपनीज को कन्वर्ट कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज में। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर्स। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया की खुद की, ठीक है, वो खुद कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाटा मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, ट्रेड और कॉमर्स में अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन आया है और उसका क्या असर हुआ है। ठीक है, अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड मीन्स जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ये दोनों ही चीज़ें क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे और
अपने देश भेजकर वहाँ पे क्या उसे गुड्स बनाते थे और यहाँ की मार्केट में उसे वापस लाकर हाई प्राइसेस में बेचते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनेगा। ठीक है, मतलब इंडिया को जो कुछ भी चाहिए, जिन भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उन सभी प्रोडक्ट्स को इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा, वो किसी दूसरी कंट्री से किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा डिसीजन लेने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का रीज़न क्या था? इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको ग्रो होने का एक मौका मिले। ठीक है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्या बनेगी, एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा डिसीजन लेने का रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ एरियाज़ को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा जो एरियाज़ थे, ठीक है, वो एरियाज़ ग्रो नहीं कर पाए। और वो कौन से एरियाज़ थे? जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, सैनिटाइजेशन हो गया। तो ये सारे जो एरियाज़ थे ये डेवलप नहीं हो पाया। और जब ये एरियाज़ डेवलप नहीं हो पाए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश थी, मतलब बहुत ही कम थी। ठीक है, ग्रोथ रेट इंडिया का उसकी वजह से बहुत ही कम था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सेक्टर्स पे जो है कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। ठीक है, ये सेक्टर्स पिछड़ गए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को भी इम्प्रूव करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ को। ठीक है, तो ये कारण था कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, वो स्लगिश था, यानी कि धीमा था, काफ़ी धीमा था। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगा। ठीक है, चेंजेस करेगा अपने रूल्स और रेगुलेशंस में। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया ने जो ट्रेड बैरियर्स थे, ठीक है, उनको क्या किया, उनको हटा दिया। ठीक है, जिससे कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई तो उससे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि हम एक ऐसे फेज में रह रहे हैं जो कि फेज है किसका? ग्लोबल कैपिटलिज्म का। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग ही इम्प्रूव हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिच और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, पुअर और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा और सिर्फ रिच क्लास को ही हो रहा है, पुअर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पुअर पीपल्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कल्चरली कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर है, ठीक है, वो क्या है, उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और वो अपने बरसों पुराने जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पुराने तौर तरीके हैं, वो सारे के सारे भूलते चले जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे इंडिया का ही एग्जांपल ले सकते हैं। तो इंडियन जो कल्चर है, ठीक है, जिस तरह का हमारा ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अब चेंज हो गया है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो कल्चरली भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देख लेते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ठीक है, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी जगह क्या एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स ग्लोबल नेटवर्क पे चल रहे हैं। ठीक है, और उसमें ये सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देख लेते हैं। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सभी लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, ये सभी क्या करते हैं, जाकर अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं हमारी क्या है, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट किया गया है। पहला पॉइंट है, हम लेफ्ट विंग के लोगों की प्रोटेस्टर्स की बात करेंगे। ये कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे सोशल फोरम्स जो कि हैं इंडिया में प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने इंडियन सोशल फोरम। ठीक है, तो लेफ्ट विंग के लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल फोरम्स जैसे कि इंडियन सोशल फोरम्स के थ्रू। ठीक है, ट्रेड यूनियंस वाले, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं और फार्मर्स हैं, ये कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मूवमेंट्स वगैरह चलाकर। ठीक है, एंड एजिटेशन अगेंस्ट द मोनोपोलीज ऑफ एमएनसीज, धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, एमएनसीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड यूनियंस वाले, ठीक है, और फार्मर्स रेजिस्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम। ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में नीम की जो है पेटेंटिंग करवा ली थी, पेटेंट करवा लिया था अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स ने। तो इंडिया के लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, कि नीम के प्लांट की पेटेंटिंग का पेटेंट जो राइट है, ठीक है, वो अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था इंडिया में। तो ये थी हमारी लास्ट हेडिंग और हमने इस एक वीडियो में पूरे इस चैप्टर को कवर अप कर लिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।